প্রধানমন্ত্রী করতে পারেনি বলে আপনারা এলাও। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबर पक्की है। 9 अगस्त को पूरे देश में कोलकाता में हुई दरिंदगी की वारदात से दहल उठा था। आज उस घटना के करीब 24 दिनों बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने विधानसभा में एक बिल पास किया है। इस विधेयक में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में कुछ संशोधन के प्रस्ताव के साथ रेप और हत्या के खिलाफ पहले से सख्त प्रावधान रखे गए। बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तो ये कानून बन जाएगा। आज हम आपको विस्तार से इस बिल के बारे में बताएंगे और ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या कानून ममता सरकार के मुताबिक होते हैं तो उस दिन कोलकाता के अस्पताल में दरिंदगी नहीं हुई होती। सवाल ये भी है कि कमी कानून में है या कानून के पालन में है। State of West Bengal to enhance punishment. Government fast track court. Honorable Minister, Department of Judicial may now move the motion for consideration of the bill. पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। That the bill be taken into consideration. As many as are the tribunal, please say aye. As many as the counter, please say no. Ayes have it, ayes have it. इस बिल का नाम है अपराजिता महिला और बाल विधेयक बिल 2024। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस विधेयक की खास बातें क्या हैं। पहली बात, इस बिल में रेप और हत्या करने वाले अपराधी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। दूसरी बात, अगर रेप पीड़ित कोमा में चली जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी। तीसरी बात, ये भी तय किया गया है कि ऐसे अपराधियों को चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर ही सजा दे दी जाएगी। चौथी बात, रेप या गैंगरेप की सजा उम्र कैद होगी, इसमें कोई जमानत नहीं होगी। और पांचवी बात, 21 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। तो आज जैसे आप जानते हैं यहाँ पे इस कानून को पास कर दिया गया है और ये कानून पास हुए हैं। आज असेंबली में बहस होने के बाद, टेबल होने के बाद विपक्ष के तरफ से नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कई सारे आरोप भी लगाए सरकार पर। उन्होंने ये भी कहा एक वक्त कि ये एक आई वॉश है, नज़र घुमाने की एक कोशिश है सरकार की तरफ से। हालांकि सरकार ने जो दूसरे राज्य में घटनाएं हुए हैं उसके एक उदाहरण भी दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज असेंबली में हुए, लेकिन आखिर में जाके ये बिल दोनों दलों की सहमति जो आप कह सकते हैं बिल पास हुए हैं। दोनों दल खड़े होकर असेंबली में कहे हैं कि हम इस बिल को समर्थन करते हैं। ममता सरकार जो विधेयक लेकर आई है उसके तहत अपराधी की मदद करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। हर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का भी प्रावधान है। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में इस टास्क फोर्स को एक्शन लेने का अधिकार होगा। एसिड अटैक के लिए भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, पीड़ित की पहचान जाहिर करने वालों के खिलाफ भी 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। आपको याद दिला दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। इसके बाद देश भर में प्रदर्शन जारी है, जिस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि एक सख्त कानून वो लेकर आएंगे। तो ममता सरकार के बिल में इस बात का प्रावधान है कि हर हाल में 36 दिनों के अंदर जांच को पूरा करना होगा। यानी ममता सरकार के बिल में जांच की समय सीमा कम की गई है। किसके खिलाफ? न्याय संहिता के अगेंस्ट। हमने कानून के जानकारों से पूछा कि ममता सरकार का विधेयक देश में पहले से मौजूद कानून से कैसे अलग होगा, तो उस पर जवाब ये मिला कि सिर्फ और सिर्फ समय सीमा कम होना काफ़ी नहीं है। अहम यह भी है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाए, गवाह समय पर आ जाए और कुल मिलाकर सुनवाई में किसी किस्म का समझौता ना हो। কেন করেছে সেটা আমাদের ব্যাপার, আপনি কেন কথা বলছেন? তারা এলাও। पश्चिम बंगाल सरकार ने असेंबली में जो बिल पास किया है वो भारतीय न्याय संहिता में बदलाव का प्रस्ताव है। मिसाल के तौर पर बिल में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) और 124(2) में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। यानी इसमें रेप की सजा, रेप और मर्डर,
पीड़ित की पहचान जाहिर करने, एसिड अटैक जैसे अपराध पर अलग से सजा का प्रावधान तय किया गया है। हमने जाने माने वकील सिद्धार्थ लूथरा से पूछा कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उससे ममता सरकार का बिल कैसे अलग है। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो बिल है ये बीएनएस को बदलना चाह रहा है, लेकिन ये ज्यादातर ये प्रावधान जो है कॉम्पनसेशन का, सजा बढ़ा दी, ये सब बीएनएस में भी है, ये आईपीसी में भी थे, बीएनएस में भी थे। तो मेरा मानना है कि ये उसे जिसे कह सकती है उसके साथ टिंकरिंग की है पर ज्यादा बदलाव नहीं लाए, और इसका असर ज्यादा मेरे समझ में तो नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार जो विधेयक लेकर आई है उसमें जांच के लिए 21 दिनों का प्रावधान किया गया है। समय कम पड़ने पर अतिरिक्त 15 दिन भी दिए जाएंगे, यानी हर हाल में 36 दिनों में जांच को पूरा करना होगा। क्या समय सीमा घटा देने से कोई फर्क पड़ता है? देखिए, एक यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है अनोखी लाल वाला, जहाँ यही बात चल रही है, क्योंकि पहले 60 दिन का समय था कि 60 दिन के अंदर ट्रायल खत्म होना चाहिए। उस समय को देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती है तो फोरेंसिक रिपोर्ट ही नहीं आएंगी, गवाह कैसे पेश होंगे। अनोखी लाल वाले केस में 13 दिन में रेप और मर्डर के केस में डेथ सेंटेंस दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया कि फेयर ट्रायल भी तो कोई चीज होती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जब इस बिल पर बहस हो रही थी तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में, 2013 में पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में और पिछले हफ्ते जयपुर में एक सरकारी अस्पताल में हुई दरिंदगी का जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर असामान्य रूप से ज्यादा है, वहां न्याय नहीं है, लेकिन बंगाल की महिलाओं को अदालतों में न्याय मिलेगा। क्या जो वो सोच रहे हैं या जो वो कह रहे हैं कि डेटरेंट एक पैदा करेगा अपराधियों के मन में, वो एक भय पैदा करेगा, जैसे इन्होंने एक क्लॉज इसमें जोड़ा है, एक प्रावधान कि जो रिपीट ऑफेंडर होंगे, जो बार बार इस तरह करते होंगे, उनको डेथ, लाइफ तो है, डेथ तक की पेनल्टी। निर्भया के बाद 2013 में कानून बदला गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आई, पर तभी ये ऑफेंसेस हुए। पहली चीज ये है प्रिवेंटिव पुलिसिंग और दूसरी चीज इन्वेस्टिगेटिंग पुलिसिंग। दोनों चीजें पे गौर करना पड़ेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेंसिटाइजेशन हो के प्रिवेंटिव एक्शन ली जाए कि कानून का उल्लंघन ना हो, क्राइम ना हो, और उसके बाद अगर क्राइम हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन फास्ट और एफिशिएंट और फेयर हो। कानून बनाने से इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो जाएंगी। आप ठीक कह रहे हैं, जब तक पुलिस की ट्रेनिंग नहीं होगी, सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, तो ये कानून पेपर कानून रह जाएगा। बिल पर बहस के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं ये कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो, इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आगे आपको बताएंगे बिल पास हो जाने के बाद आगे क्या होगा। तो नया कानून और बिल पास होने से क्या होगा जब तक समाज की सोच में बड़ा बदलाव नहीं आता है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में बिल को पेश करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि आगे की जिम्मेदारी राज्यपाल की है। दरअसल इस बिल को फिलहाल राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां अंतिम मोहर लगने के बाद ही ये बिल कानून बनेगा। आइए आपको बताएं नियम क्या कहते हैं, साथ में ये भी कि बिल पर पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल को पेश करने के बाद विधानसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने भारत न्याय संहिता को पास कराने से पहले राज्यों से सलाह नहीं ली, इसलिए उन्हें बंगाल में ये बिल लाना पड़ा। आमी दुटो चिठी इतिमধ্যে प्रधानमंत्री के लिखेছি। मैंने 2 चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है, मुझे किसी का कोई जवाब नहीं मिला। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने जवाब भेजा, लेकिन मैंने उस पत्र का जवाब दिया और प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी दी। जब चुनाव से पहले न्याय संहिता को पास किया गया तब मैंने कहा था कि राज्यों से कोई परामर्श नहीं लिया गया।
এই চিঠি দুটো স্যার সবার জ্ঞাতার্থে। लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उल्टे ममता बनर्जी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश से तो 2017 में बना दिया था। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? और इस कानून के तहत मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजी कर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? पश्चिम बंगाल में विधानसभा में पास बिल को फिलहाल राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ही ये बिल कानून बनेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश दिशा बिल 2019 और महाराष्ट्र शक्ति बिल 2020 दोनों विधेयक को राज्यों से पास हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। जरा सुनिए केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने क्या कहा। ममता बनर्जी ड्रामाबाजी कर रहे हैं और गैलरी शो कर रहे हैं, इसलिए ये जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है कि अगर किसी चीज पे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों लॉ लाते हैं यानी लेजिस्लेशन आते हैं, बिल लाते हैं, तो केंद्र का आइन या लॉ प्रिवेल करेगा। ऑलरेडी न्याय संहिता के ऊपर न्याय संहिता है जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है और जिसमें डेथ सेंटेंस का भी प्रावधान है। तो ममता बनर्जी की ये जो उन्होंने लॉ लाए ये पूरी तरीके से ड्रामाबाजी है और इसको दिखाने के लिए हमारे विधायक लोगों ने समर्थन किया, लेकिन ये जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद ये कैंसिल होगा। बीजेपी का ये भी कहना है कि जरूरत सिर्फ कड़े कानून की नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई की भी है। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे इस बिल पर हो रही है कैसे राजनीति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने जो अपराजिता बिल पास किया है उसको लेकर कोई शक नहीं है कि पूरा देश कोलकाता में दरिंदगी के बाद आक्रोश में था। ये भी सच है कि देश के अलग अलग शहरों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी सरकार के कानून को सख्त बनाए बिना अपनी कार्रवाई में सख्ती नहीं ला सकती थी? क्या ममता सरकार जैसा कानून चाहती हैं वैसा ही कानून होता तो 8 अगस्त की रात कोलकाता में उस अस्पताल में दरिंदगी नहीं हुई होती? ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी योजना क्या है। ये बयान तब का है जब आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी और नबन्ना आंदोलन पर पुलिस के एक्शन के खिलाफ बंगाल बंद का आयोजन किया गया था। अब बीजेपी पूछ रही है कि कानून सख्त हो भी गया तो ममता सरकार की नीयत में सख्ती दिखेगी, इसकी क्या गारंटी है? आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। परंतु आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था और इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित महिलाओं प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। वही विधानसभा, वही प्रांत और वही नेता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2021 के चुनाव के बाद कितनी ही भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनों के बारे में आपने सजा करा? अब जबकि ममता सरकार ने बिल को पास कर लिया है, उसके विरोधी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये
कि ममता सरकार ने अब तक कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए, रेप के मामलों में कितने में दोषी करार दिए गए, कितने चार्जशीट दाखिल किए गए, आरजी कर अस्पताल कांड में सबूत मिटाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। ये ठीक है कि पूरा देश कोलकाता में हुई दरिंदगी और देश के अलग अलग शहरों में हो रहे रेप जैसे अपराध में कड़ी से कड़ी सजा चाहता है, लेकिन ममता सरकार से जो सवाल आज पूछे जा रहे हैं उसकी वजह क्या है। पहली वजह, आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी के खिलाफ सरकार ने गंभीरता दिखाई। दूसरी वजह, अगर सरकार ने गंभीरता दिखाई होती तो अस्पताल के रवैये को लेकर कोर्ट ने सरकार को फटकार क्यों लगाई होती। तीसरी वजह, अस्पताल ने डॉक्टर के घर वालों से झूठ क्यों बोला। चौथी वजह, सबूतों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया। पांचवी वजह, मुख्य आरोपी की मोटरसाइकिल का पुलिस कमिश्नर से क्या लेना देना है। इन संदेहों को दूर करने के लिए भला किस कानून की जरूरत थी। एनडीटीवी ने आपको दिखाया था कि कैसे अस्पताल की तरफ से पीड़ित परिवार को गुमराह किया गया। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। অমিতার বাবা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন। और एनडीटीवी ने आपको ये भी दिखाया था कि कैसे मोटरसाइकिल के इस्तेमाल में सिविक वॉलंटियर को पुलिस की तरफ से छूट दी गई थी। ये बताइए कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधाएं तो जो नॉर्मली है, सैलरी है और आपका क्या बोलते हैं, सुविधा मतलब वही है, नो वर्क नो पे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सैलरी कितना मिलता है आपको? 10 मिलता है। और यूनिफॉर्म वगैरह मिलता है पहनने के लिए? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये वो भी पुलिस देता है? ना ना ना, वो हम लोग का अलग है। अच्छा। हाँ हाँ। तो वो कौन देता है? अपने आप करते हैं या पुलिस देती है पैसे? पुलिस की तरफ से मिलता है। अच्छा अच्छा। और ये बाइक वगैरह मिलता है क्या आपको? ना ना, बाइक क्यों देगा, वो तो पेट्रोलिंग ड्यूटी रहता है तो ऑफिसर एक सब 2 आदमी रहता है एक ऑफिसर के साथ। अच्छा, नहीं जो सिविल वॉलंटियर्स होते हैं उनको बाइक मिलती चलाने के लिए पुलिस की? नहीं 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 नहीं। अच्छा, मतलब वो अगर ड्यूटी पर्पज है तो ऐसे नहीं देता है। अच्छा, ड्यूटी पर्पज पे देगा, वैसे नहीं देगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, ऐसे नहीं देगा। ओ वो आप हाँ बोलिए। नहीं, ड्यूटी पर्पज मतलब ऐसे कब देती है आपको बाइक? ड्यूटी जैसे अब कोई ड्यूटी जाना है, पेट्रोलिंग हो गया तो उसमें उस समय अच्छा मिलता है। अभी छोटा सा ब्रेक के आगे आप देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ। शुक्रिया विकास। और आपको ये बता दें कि हरियाणा में काफ़ी कुछ सियासी हलचल हो रही है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा में बात ये हो रही है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और साथ ही क्या विनेश फोगाट अब राजनीति के दंगल में भी आजमाएंगी हाथ। इस सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर हो रहे हैं राज्यों की जंग के साथ।